भारत में लोकतंत्र का नया अध्याय लिखने की शुरुआत हो चुकी है। वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक ने केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। 17 दिसंबर 2024 को ये बिल लोकसभा में पेश किया गया, जिसे कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रस्तुत किया। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर देश भर में विचार विमर्श और विरोध के बीच वन नेशन वन इलेक्शन के भविष्य पर सबकी नजरें हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुभूति और आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज। करीब 6 दशक बाद वन नेशन वन इलेक्शन फिर से लागू किया जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन का तात्पर्य है कि पूरे देश में एक ही समय पर लोकसभा और विधानसभा चुनाव करवाए जाए। वर्तमान में दोनों चुनाव अलग अलग समय पे होते हैं। हालांकि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सभी राजनीतिक दलों के अलग अलग विचार थे, जिसके कारण इस पर एक राय नहीं बन पा रही थी। पर 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसके बाद 12 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने इस विधेयक पर अंतिम स्वीकृति दी। वहीं 17 दिसंबर को लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक के लिए 129वां संविधान संशोधन बिल पेश किया गया। बिल के लिए पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करवाई गई, जिसमें 369 सदस्यों ने वोट डाला। बिल के पक्ष में 220 और विपक्ष में 149 वोट पड़े। इसके बाद विपक्ष के सदस्यों ने आपत्ति जताई, जिसके बाद पर्ची के जरिए फिर से वोट डाले गए, जिसमें 467 सांसदों ने वोट डाला। बिल के पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 वोट पड़े। इसके बाद केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे सदन में पेश किया। बिल के इंट्रोडक्शन पे अपनी आपत्ति उठाई है, जो विशेष रूप से लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस से संबंधित है। मैं मेरी बात ज़्यादातर लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी के विषय पे ही रखना चाहता हूं। माननीय सदस्यों द्वारा रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा के रूल 72 में वर्णित प्रोसीजर व्हेन इंट्रोडक्शन ऑफ ए बिल अपोज्ड, इसके तहत जो आपत्तियां उठाई गई है वो उसके बारे में मैं कुछ बातें माने सदन में कहना चाहता हूं। सर, एक विषय आया कि एक समय एक विषय आया कि आर्टिकल 368 का ये उल्लंघन करता है। माननीय अध्यक्ष जी, आर्टिकल 368 संविधान में जो संशोधन करने की प्रक्रिया है उसके बारे में बताता है और संसद को शक्ति देता है। तो ऐसा तो है नहीं कि 368 संविधान में ही लिखा हुआ है। प्लीज माननीय सदस्य। उसके बाद एक विषय आया कि संविधान का अनुच्छेद 3 to 7 है, ये सदन को विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने का जो अधिकार देता है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि संविधान का अनुच्छेद 327 संसद को पार्लियामेंट को अधिकार देता है, विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने का अधिकार देता है। इसमें कहा गया है कि संविधान के प्रावधानों के अधीन संसद समय समय पर कानून द्वारा संसद के किसी भी सदन या विधानमंडल के किसी भी सदन के चुनाव से संबंधित सभी मामलों के संबंध में प्रावधान कर सकती है। सर, इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। मैं वही बता रहा हूं। किसी राज्य की मतदाता सूची की तैयारी, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और ऐसे सदन या सदनों के उचित गठन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अन्य सभी मामले इसमें शामिल हैं। एक साथ चुनाव के उद्देश्य से संवैधानिक संशोधन अधिक सुव्यवस्थित चुनावी प्रक्रिया की आवश्यकता के साथ संघीय स्वायत्तता को संतुलित कर सकते हैं। इस प्रकार अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि और 172 राज्यों के विधानमंडलों की अवधि में संशोधन करके चुनाव को एक कानूनी ढांचे के भीतर सिंक्रोनाइज किया जा सकता है, जो संसदीय संप्रभुता को बरकरार रखता है। क्या राज्य सरकारों की स्वायत्तता, ये विषय ये भी आया, ऑटोनॉमी। संविधान अध्यक्ष जी, संविधान के 7th शेड्यूल्ड के यूनियन लिस्ट एंट्री नंबर 72, उसमें लिखा हुआ है इलेक्शन टू पार्लियामेंट, टू द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स एंड टू द ऑफिसेज ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट द इलेक्शन कमीशन।
के अनुसार केंद्र सरकार को शक्ति प्रदान करता है। ये आपका जो यूनियन लिस्ट है उसका एंट्री 72 और ये संशोधन राज्यों को संविधान प्रदत्त शक्तियों को न तो कम करता है और न ही छीनता है सर। ये जो संशोधन है एकदम संविधान सम्मत हम लेकर के आए हैं। अब एक विषय आया बेसिक स्ट्रक्चर का, इसमें 2 मिनट में बोलना चाहता हूं बेसिक स्ट्रक्चर पे। सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती केस में 1973 में इस फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बात की है। उसमें 5-7 बिंदु उन्होंने तय किए हैं, बाद में और मामलों में भी कुछ बिंदु जोड़े हैं, कुछ विषय जैसे जुडिशियल रिव्यू, फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इस बिल में कहीं भी आघात नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें। जो बेसिक स्ट्रक्चर में कहीं भी कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही है। आगे मैं ये कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती जजमेंट के साथ साथ वामन राव, एल चंद्रन कुमार में कुछ सब्जेक्ट और जोड़े, लेकिन ये इससे कोई ना तो संसद की शक्ति में कमी आ रही है और ना कोई विधानसभा में शक्ति दी है संविधान, उसमें कमी आ रही है। मैं एक चीज जो बाबा साहब का यहाँ जिक्र आया और बाबा साहब के कोर्ट का भी जिक्र आया, मैं अध्यक्ष जी आपकी अनुमति से कहना चाहता हूँ 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे ये अवसर दिया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पहले इस देश के कानून मंत्री थे। जिस वर्ग से बाबा साहब आते थे उसी वर्ग से मैं आ रहा हूं। ये नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा अवसर दिया है मुझे। तो अध्यक्ष जी मैं ये बात सदन में रख रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि संविधान सभा में बहस के दौरान नाउ यू हैव टू लिसन टू मी, संविधान सभा में बहस के दौरान यू हैव ऑब्जेक्टेड, सो यू हैव टू लिसन टू मी। संविधान सभा में बहस के दौरान 4 नवंबर 1948 को बाबा साहब ने क्या कहा? संघवाद का मूल सिद्धांत यह है, बाबा साहब का कोट है ये, आई एम कोटिंग इट। संघवाद का मूल सिद्धांत यह है कि विधायिका और कार्यपालिका की सत्ता केंद्र और राज्यों के बीच केंद्र द्वारा बनाए गए किसी कानून के द्वारा नहीं बल्कि संविधान द्वारा ही बंटी होती है। क्या? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। हम किसी सूची में कोई संशोधन नहीं कर रहे हैं साहब। कैसे संघवाद पे चोट कर रहे हैं? हम नहीं कोई चोट कर रहे हैं। दूसरा, बाबा साहब ने कहा था भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। ये बाबा साहब का कोट ही है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। राज्यों को फेडरेशन से अलग होने का अधिकार नहीं है। फेडरेशन एक संघ है और इसका स्वरूप अविनाशी है, कोई नहीं बदल सकता फेडरल स्ट्रक्चर को, ये बाबा साहब ने कहा। लोकसभा में इस बिल को लेकर सरकार और विपक्ष में गतिरोध बना हुआ था। कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने एक्स पर लिखा कि सरकार को इस बिल के लिए 2/3 बहुमत यानी 307 वोट चाहिए थे, लेकिन उन्हें सिर्फ 263 वोट मिले। इसके विरोध में 198 वोट पड़े। ये बिल जरूरी बहुमत भी नहीं जुटा सका है। वहीं सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल बीजेपी की तानाशाही लाने की कोशिश है। मैं इस संविधान के 129वें संशोधन अधिनियम के विरोध के लिए खड़ा हूं। अध्यक्ष जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, अभी 2 दिन पहले संविधान को बचाने की, संविधान की गौरवशाली परंपराएं की कस्में खाने में कोई कमी नहीं रखी। 2 ही दिन के अंदर संविधान की जो हमारी मूल भावना है, 2 ही दिन के अंदर संविधान का जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, 2 ही दिन के अंदर संविधान का जो हमारा संघीय ढांचा है, उसको खत्म करने के लिए संविधान संशोधन बिल लाए हैं। मैं मनीष तिवारी जी से सहमत हूं और अपनी पार्टी और अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से कहना चाहता हूं, ये बिल पूरे देश के जो अलग अलग भेष, भाषाएं, संस्कृति, क्षेत्र की जो मान्यताएं हैं, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच विचार के मंथन अध्ययन करके ये संघीय ढांचा तैयार किया था, राज्यों का गठन भी किया था संस्कृति के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, भाषा के हिसाब से, परिस्थितियों और समय के हिसाब से। मैं नहीं समझता अध्यक्ष जी,
मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, उस समय के हमारे संविधान निर्माताओं से विद्वान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से ज्यादा विद्वान इस सदन में अभी कोई नहीं बैठा, मुझे कहने में संकोच नहीं है। और ये संविधान की मूल भावना को खत्म करके कैसे तानाशाही के रास्ते निकाले जाएं, इसके अलावा कोई काम ही नहीं बचा है। आखिर ये मनीष तिवारी जी ने कहा, कई एक विधानसभा के चुनाव अगर कोई अविश्वास आता है, अगर बहुमत नहीं मिलता है, तो क्या पूरे देश का चुनाव कराओगे? पूरे देश का चुनाव कराओगे? और ये लोग एक देश एक संविधान एक चुनाव की बात करते हैं, जो लोग 8 विधानसभाएं भी एक साथ नहीं करा पाते हो, मौसम देख के तारीखें बदलते हो, वो लोग बात करते हैं एक देश एक चुनाव की। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं अपनी पार्टी की ओर से, अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से इस बिल का पुरजोर विरोध करता हूं और आपके माध्यम से देश के जनमानस से कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तानाशाही लाने के नित नए रास्ते लाते हैं। जो 8 विधानसभाओं का चुनाव एक साथ नहीं करा पाए, 4 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करा पाए, वो पूरे देश की लोकसभा और सारे प्रांतों की विधानसभाएं एक साथ कराने की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, अगर एक प्रांत के अंदर सरकार गिरती है तो क्या पूरे देश की लोकसभा के चुनाव कराओगे? क्या अगर लोकसभा के चुनाव के चक्कर में उस प्रांत के लोग क्यों सफर करेंगे? अरे चर्चा कर लेना, अरे कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है आपके पास। अध्यक्ष जी, सदन को थोड़ा सा सिस्टम में लाएं। अध्यक्ष जी, आपसे अनुरोध है, आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है, जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ हम सबको भेजा है और हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, ये संविधान विरोधी, संघीय ढांचे विरोधी, बेसिक स्ट्रक्चर विरोधी कई केसों की चर्चा की मनीष तिवारी जी ने, मैं उनके साथ जोड़ते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भावनाओं के विरोधी, गरीब विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, मुसलमान विरोधी, इस नीयत को वापस लो। ये अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मेरी आपसे प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। AIMIM के सांसद असादुद्दीन ओवैसी ने सदन में इस विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि सदन के पास ऐसा कोई कानून बनाने का अधिकार नहीं है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। Sir, this bill violates the right to democratic self-government, which is part of Article 14(19). And if a legislative assembly is dissolved, sir, and midterm elections are conducted, the tenure of that assembly will not be for 5 years, sir. This in itself is a violation of parliamentary democracy, which envisages a tenured legislature. Sir, constitutional scheme makes it clear that once elections are conducted, the House should have a right to function for next 5 years. This is violation of basic structure. That such a provision is being done for administrative convenience, not for constitutional purpose. Sir, the principle of federalism means that states are not mere appendages of the center. States are not dependent on the union for their existence. This is the violation of federalism, sir. Sir, in conclusion, Parliament is not competent to make any law that violates fundamental rights or the basis of the Constitution, sir. This bill indirectly introduced a presidential style of democracy. This bill is based on maximizing political gain and convenience. This bill will finish off regional parties. This bill is only brought in to massage the ego of the supreme leader. Thank you, sir. I oppose this bill. बिहार में विपक्ष के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बिल का विरोध करते हुए कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन संवैधानिक ढांचों पर प्रहार है। उनका कहना था कि भाजपा अगले चरण में 1 नेशन 1 पार्टी और फिर 1 नेशन 1 लीडर की बात करेगी। तो ये देखिए, कहा जा रहा है कि भाई बड़ा खर्च होता है, ये होता है। अब मोदी जी खर्च की चिंता कर रहे हैं। 11 साल में आपने विज्ञापन में कितने हजारों करोड़ लाखों करोड़ रुपए खर्च किए, ये जरा बताओ। पहले वहां तो ठीक करे, कितना विज्ञापन में खर्च किया है सरकार ने, काम क्या किया है देश के लिए? केवल विज्ञापन की सरकार है, कागजों पे सीमित है। मेन मुद्दे जो है उससे डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं ये लोग। बेरोजगारी पे प्रधानमंत्री तो नहीं बोलते हैं, गरीबी पे तो नहीं बोलते, किसानों के बारे में नहीं बोल रहे, तो बोलते आय दुगुना कर देंगे। कहाँ है प्रधानमंत्री जी? जब बिहार में अभी बाढ़ आया था तो कहाँ पैकेज दिया, कितना का पैकेज दिया? हमको कोई बता तो दे। वोट चाहिए यहाँ,
राज कर रहे हैं बिहार के लोगों के वोट के बदौलत, अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से मना करता है। तो इसलिए ये सब मुद्दा जो है चलने वाला नहीं है, जनता जो है पूरा हिसाब ली। जहां विपक्षी दल इसका जमकर विरोध कर रहे हैं, वहीं पक्ष के नेता इसे महत्वपूर्ण और देश की राजनीतिक स्थिरता के लिए आवश्यक बता रही है। वन नेशन वन इलेक्शन, ये बहुत अच्छा है, इट शुड हैपन, क्योंकि पूरा विश्व में जितने भी कंट्रीज है सब एक ही बार होता है। हमारे जैसा टाइम टू टाइम होता रहता है, हर साल कभी इधर कभी उधर, जिसकी वजह से सारा काम रुक जाता है एंड पब्लिक ऑल्सो गेट्स लिटिल अरे फिर इलेक्शन, फिर हमें जाना है, ऐसा एक होता है फीलिंग उन लोगों जनता को। सो इट इज़ गुड टू हैव इट वंस फॉर ऑल, एक ही बार, और एक बार से पैसा भी बचेगा और टाइम भी बचेगा। और हम लोगों का जो ऑल द एमपीज जो जितना काम करना शुरू करते हैं, मतलब सारा काम हमारा रुक जाता है। जैसे जैसे आचार संहिता लगता है, एक महीने के लिए वी कांट डू एनी वर्क, है ना, ऐसा प्रॉब्लम होता है। नहीं, वो कुछ भी कहेगा, उनको बोल जाके देखो ना अमेरिका में सब कैसा होता है इलेक्शन, वैसे करने का ना हमें भी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा है कि विपक्ष के पास इस मुद्दे का विरोध करने के लिए कोई ठोस तर्क नहीं है। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा ये देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और कांग्रेस पार्टी इसको विरोध करने का कोई उचित पॉइंट्स सामने में नहीं रख पा रहा है। तो कांग्रेस कहता है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और फेडरल स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाता है। तो कांग्रेस ये बताना चाहिए कि जब देश को आज़ादी मिला और 1947 के बाद 2 दशक तक पूरे देश में एक साथ ही चुनाव होते थे, वन नेशन वन इलेक्शन से ही देश 2 दशक तक शुरू हुआ, तो क्या वो उस समय नेहरू जी के सरकार या उसके बाद में जो कांग्रेस के इतने लंबे सरकार थे, क्या वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था क्या? तो इस तरह का क्यों कांग्रेस बात करते हैं? डिटेल तो अभी पार्लियामेंट में बात करेंगे, क्योंकि अभी बिल पार्लियामेंट में पेश करेंगे, तो यहाँ मुझे डिटेल में चर्चा करना ठीक नहीं है। लेकिन इतना ही मैं पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने देश को इतने 6 दशक तक शासन किया और देश को गरीब राष्ट्र बना कर रख दिया, और मोदी जी के नेतृत्व में देश विकसित भारत बनने जा रहा है, तब भी ये रास्ते में आकर के डिस्टर्ब करने चाहते हैं। तो मैं मानता हूँ कि अब देश का मूड वन नेशन वन इलेक्शन में है और कांग्रेस पार्टी को विकसित भारत के उस रास्ते पे तंग नहीं आना चाहिए और समर्थन करके एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। बाकी बिल्स का जो डिटेल है वो तो पार्लियामेंट में ही चर्चा होगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन का ये कदम देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए खतरा साबित होगा या ये भारतीय राजनीति को एक नई दिशा देगा? इस विधेयक के पास होने से सुनिश्चित है कि राजनीतिक और संवैधानिक संघर्ष तेज होने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करेगा बल्कि देश के लोकतंत्र की संरचना को भी नया आकार देगा। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए इनॉक्स न्यूज़ के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।